गरिमा, सदन की गरिमा, उसकी प्रथाएं, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस, उनकी सबसे पहले इज्जत सरकार को करनी है और चेयर को इंश्योर करना है कि सरकार जो है वो नियम के तहत जवाब दे। और अगर सरकार नियम के तहत जवाब नहीं देती है तो उस वक्त चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चेयर ये इंश्योर करे कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका जवाब प्रधानमंत्री स्वयं दे। देखिए, बहुत बार हमने पार्लियामेंट में ये होते हुए देखा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है और उसका जवाब मंत्री विशेष ने देना है, लेकिन कई बार हमने माजी में पहले प्रधानमंत्री की इंटरवेंशन सुनी है। एक दिन फिक्स्ड होता था जब प्रधानमंत्री सवाल लेते थे और उसका जवाब सदन में देते थे, दोनों सदनों में फिक्स था। वो प्रथा जो है वो न जाने कहां खो गई। देखिए, ये व्हाटअबाउटरी की बात करते हैं ना आप, बहुत पहले एक कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर होता था एक सीरियल में, उसका नाम था बोंगा, और वो सीरियल जो है अनवर मकसूद ने हमारे बगल के मुल्क में बनाते थे, वो बड़े जाने माने कॉमिक है वो। तो वो जो उसमें वो जो कैरेक्टर था बोंगा, उसका तकिया कलाम था किथे क्यों। पंजाबी में वो हमेशा ये कहता रहता था हर बात पे, किथे क्यों। हर तर्क का जवाब उसका ये होता था। आई थिंक आई एम सॉरी, आई एम नॉट डोंट कॉल देम बोंगा, बट द सवाल जवाब उनके जो है वो बोंगा नुमा जवाब है जी। किथे क्यों, पहले भी ऐसा हुआ था। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ था तो अंग्रेजी में जो कहावत है, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, क्या दो गलत चीजें एक सही चीज में तब्दील की जा सकती हैं? नहीं। देखिए, सरकार को जवाब देना है और सरकार से जवाब लेना है विपक्ष को, और अगर प्रधानमंत्री नहीं जवाब देंगे सलीके से तो विपक्ष के पास यह अधिकार है कि वो खड़े होकर प्रोटेस्ट करें और चेयर का ध्यान आकर्षित करें। अगर चेयर की तरफ से उनको रिलीफ नहीं मिलती है तो फिर जैसा कि अरुण कहा करते थे, अरुण जेटली, जैसा कि सुषमा जी कहा करती थी कि डिसरप्शन इज ऑल्सो वेपन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। डिसरप्शन भी होती है। मोदी जी को स्वयं लोग कहते थे कि उन्होंने आकर सारे पुराने जो मापदंड हैं बदल दिए हैं। ही इज अ बिग डिसरप्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। उनसे पहले मायावती होती थी डिसरप्टर, और उनका आर्गुमेंट क्या होता था आलोक जी, कि जितने ज्यादा इलेक्शन होंगे उतना ज्यादा मंथन होगा, उतना ज्यादा हमारी पार्टी को फायदा होगा। तो ऐसे ऐसे भी हमने हमारी राजनीति में राजनेता देखे हैं, और मैं ये मानता हूं कि अगर इसका जवाब जो वहां पर हुआ है, तो अगर इसका जवाब ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो उनकी जो वोट बैंक है महिलाओं वाला, उस पे एक प्रश्न चिन्ह होगा और उनको सोचना पड़ेगा कि उनका जो रवैया है, उसका जो महिलाओं का वोट बैंक है, उस पे क्या इंपैक्ट होगा, उस पे क्या असर होगा। देखिए, आप तो महिलाओं के नाम पर वोट मांगते रहे। लाभार्थी जो इनका एक इन्होंने नई कास्ट बनाई है बकौल अमित शाह जी, जो लाभार्थी कास्ट है उसमें 50% तो औरतें हैं और 50% ज्यादा है, क्योंकि कई जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम्स हैं वो तो महिलाओं के खाते में जा रही हैं। और जब महिलाएं ये देखेंगी कि महिलाओं के सबसे अहम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पोजीशन ले रही है जो कि मोरालिटी के तकादे पे खरी नहीं उतरती, तो उसका एक इम्पैक्ट, उसका एक असर महिला वोट पर होगा, और ये बातें सोचनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सलाह देने की जरूरत कोई बीजेपी में करता नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम तो वही होता है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर तो डिसीजन मेकिंग यूनिलैटरल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी
बिल्कुल नहीं है, दे डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल। तो इनको मैं नहीं समझता हूँ कि इनके अंदर का डायलॉग कितना पुख्ता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर का, कि क्या वैसा ही होता है कि जहां पर आप जब माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग खड़े होकर हाजिरी लगवाते हैं, जैसे कि शुरू में हम तस्वीरें देखते थे 14-15 के कार्यकाल में। तो ये बदकिस्मती है, और ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि हम ये बहस कर रहे हैं। देखिए ये इट्स अ गिवन। देखिए डेमोक्रेसी में कुछ चीजें शुड बी टेकन एज गिवन कि ये तो करना ही पड़ेगा सरकार को। और अगर ये प्रथा खत्म होगी कि इट्स अ गिवन वाली प्रथा खत्म हो गई, तो फिर तो कोई देयर इज नो लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। कुछ भी कर सकते हैं भाई। इंदिरा गांधी ने भी तो कर दिए थे ना, सस्पेंड कर दिए थे फंडामेंटल राइट्स, किए थे ना उसने, लेकिन उसने कॉन्स्टिट्यूशनली किए थे। यहाँ पर एक एक फेक नैरेटिव पैदा करके दोस्तों के जरिए मीडिया में अनगिनत दोस्त उनके बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए आप कि 1993 वाला आर्गुमेंट जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे शुक्ला साहब, कि भाई वहां उस वक्त 750 लोग मरे थे मणिपुर में, और उस वक्त सिर्फ राजेश पायलट गए थे वहां पर, और वो भी आधे दिन के लिए, और उन्होंने आके जवाब दिया था सदन में वापस। ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव वो डीप बैकग्राउंड ब्रीफिंग जो हुई है कल, उसके बाद से शुरू हुआ है। तो ये जो अभी नैरेटिव अब और जब कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उसके बीच में जो नैरेटिव चलेगा, वो नैरेटिव समझो कि सरकार के टॉकिंग पॉइंट्स हैं। सरकार अपने टॉकिंग पॉइंट्स मीडिया के जरिए प्रचलित कर रही है ऑलरेडी, और उन्हीं को दोहराएगी। और ये प्रतिभा पे डिपेंड करेगा विपक्ष की कि कितनी खूबसूरती से उनको घेरते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि उनको सबसे मुस्तैद, सबसे अच्छे पार्लियामेंटेरियंस फील्ड करने पड़ेंगे इस डिबेट में, क्योंकि यहाँ इनकी बेंच स्ट्रेंथ वीक है, लोकसभा में वीक है, और उस वीक बेंच स्ट्रेंथ में भी कुछ एक प्रखर वक्ता है इनके पास। मैं समझता हूँ उन्हीं को चुनना चाहिए विपक्ष की तरफ से, और अगर वो नहीं होगा और वहां भी राजनीति होगी, तो फिर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का उल्टा असर भी हो सकता है, जो मेरी ईश्वर हो सकता है। जो जैसे आप कह रहे हैं, पहले मैंने कुछ बहसों में देखा कि एक वक्ता बोल रहे होते थे, और जब अध्यक्ष उनको समय खत्म होने का इशारा करते थे तो दूसरी पार्टी के कोई नेता खड़े होकर कहते थे कि भाई हमारी पार्टी का समय इनके समय में जोड़ दिया जाए और इनको बोलने दिया जाए। तो ये लेकिन ये करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है विपक्ष के लोगों को। और इसमें क्या होगा कि जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा उसके बाद विपक्ष का दोबारा नंबर आएगा, क्योंकि मोशन उन्होंने मूव किया है। तो जो उनका प्रमुख वक्ता है उसको बहुत मुस्तैदी से तैयारी कर आना पड़ेगा। और ये मतलब जवाब देने के बाद विपक्ष का इसमें प्रधानमंत्री के उत्तर देने पर डिबेट खत्म नहीं होगी, क्लोजिंग आर्गुमेंट विपक्ष का होगा। प्रधानमंत्री रिस्पॉन्ड्स, क्योंकि मोशन तो अगर आप प्रधानमंत्री हैं और मैं मोशन मूव कर रहा हूं और उसके बाद चर्चा हुई है, उसके बाद आप बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा, मेरा मोशन है ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद वोटिंग, और फिर वो मोशन वुड बी पुट टू वोट एंड डिफीटेड। पर ये सरकार को गिराने का प्रक्रिया नहीं है, ये सरकार को समझाने की प्रक्रिया है, सरकार को बताने की प्रक्रिया है, और सरकार को रास्ता दिखाने की प्रक्रिया है कि आप गलत रास्ते पे निकले हुए हैं, सही रास्ता ये है। ऐसे अवाम के जाके इस वक्त आप वहां उनका जाके हाथ पकड़े। अभी तक आप में से कोई गया भी नहीं है वहां पर रिलीफ कैंप्स में। और जितनी भी महिला सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की या सत्तारूढ़ कोalition की, उन सबको जाना चाहिए था अब तक। कुछ क्या रोक रहा है उनको भाई? व्हाट इज स्टॉपिंग देम? अरे कुछ दिखावे के लिए ही चले जाओ। लेकिन मैं ये समझता हूं इसलिए नहीं हो रहा ये, इसलिए नहीं हो रहा है कि मणिपुर मेरी नजर में, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं गलत हूं, कि इट इज sought to be turned into laboratory number 3 of the ideology the present ruling party is adhering to. जम्मू और गुजरात के बाद तीसरा मैं समझता हूं प्रयोगशाला मणिपुर है शायद। ईश्वर करे ऐसा ना हो,
और सब लोग वहां मिलजुल कर रहें। हम नहीं ऐसी बात सोचना चाहते वहां के बारे में। बड़े खूबसूरत लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के। मैं तो कई बार आलोक कहता था, कुछ लोग जो मुझसे पूछते थे कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं दे कैन बी एक्सीलेंट एंकर्स ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स इन द इंग्लिश मीडियम। जी, ये सही बात है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी है, स्मार्ट लोग हैं, और वो वर्ल्ड व्यू रखते हैं, यू नो, क्योंकि इतने इंटरनेशनल बॉर्डर से वो घिरे हुए हैं। अब जैसे मणिपुर है, इसका म्यांमार के साथ बॉर्डर है और इसका चीन के साथ बॉर्डर है। तो देखिए ना, तो ये लोग, ये बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है आलोक। और दूसरा, आज के दिन चूंकि जो मणिपुर में हुआ उसके चलते जो हमारी सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसमें भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये चिंता बड़ी है, मणिपुर को लेके जो चिंता है वो बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन इस बड़ी चिंता पर जिस तरह का रिस्पांस होना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। विजय विद्रोही जी, एक सवाल अभी विनोद जी ने एक जिक्र किया, डीप बैकग्राउंड ब्रीफिंग। उससे पहले उन्होंने बताया था कि कुछ अपने विश्वस्त पत्रकारों को बुलाकर समझाया गया कि ऐसा ऐसा है, और उसके बाद से आप वो नैरेटिव बनता हुआ देख रहे हैं। तो एक तरफ जनमत बनाने का प्रयास हो रहा है, दूसरी तरफ आज आपके राज्य में बड़ा बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने जो रैली में भाषण देते हुए जो कुछ इशारे किए हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा मचा हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री को इस अंदाज में इशारे करने चाहिए थे। ये जो नैरेटिव का काम है, इसमें आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नैरेटिव जैसा चलता था वैसा चल रहा है? यहाँ भी कुछ ट्रोल लोग आए हुए हैं और वो लगातार हमारे खिलाफ अभियान चलाने में लगे हुए हैं, या आपको उस मोर्चे में? जी विनोद जी, एक छोटी सी बात बिफोर विजय जी टेक्स ओवर, कि देखिए ये सब सरकारें करती हैं। जब शर्म शेख हुआ था, जहां पर पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र हुआ था इंडिया पाकिस्तान स्टेटमेंट में, कि उसके बाद जब बहस होनी थी पार्लियामेंट में, तो उस दौरान भी तात्कालीन सरकार ने ऐसी बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स की थी। ये मैं बताना चाहता हूं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है सरकार को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शाया करने की। लेकिन वो तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस जमाने में कोई, यू नो, द मीडिया वाज़न्ट द गवर्नमेंट्स पैराकीट, यू नो, वो सरकार का तोता नहीं था मीडिया। और मोदी जी की और मनमोहन सिंह जी की सरकार को बड़े आड़े हाथों लिया गया था मीडिया के द्वारा, वो उस शर्म शेख एग्रीमेंट के बाद, अगर आपको याद हो तो। और ना सिर्फ वो, कांग्रेस पार्टी ने भी आखिर में उनका समर्थन नहीं किया था, और फिर कुछ वर्डिंग ऐसी की गई पार्लियामेंट में जिसके चलते कांग्रेस पार्टी भी उसके साथ शामिल हुई। तो वो अच्छी ट्रेडिशन है कि कांग्रेस से की गवर्नमेंट से डिसएग्रीमेंट रूलिंग पार्टी भी कर सकती है अगर कुछ गलत हुआ है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। देखिए, रूलिंग पार्टी में डिसएग्री, कोई बड़ा खड़ा, उनके कुछ एक एमएलए ने खड़े होकर बोला है जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उन्होंने बोला है, लेकिन वो व्यापक स्तर पे होना चाहिए, या किसी बड़े नेता के मुंह से ऐसी आवाज सुननी चाहिए थी। ये जो हुआ है वो तो अनर्थ हुआ है ना, वहां पर उन महिलाओं के साथ तो अनर्थ हुआ है भाई। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनके साथ तो अनर्थ हुआ है, और उसके बाद अब घाव पे नमक छिड़कने का काम भी चल रहा है, ये कह के कि आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। विजय जी, जो बात अभी विनोद जी कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं भी ये बात बताऊं आपको कि जैसे बिजनेस में हम लोग किसी कंपनी के खिलाफ, किसी ग्रुप के खिलाफ, हमारे पास अगर काफी पुख्ता जानकारी आ जाती थी और हम लगातार खबरें करते थे, तो फिर वो हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई एक हमारे साथ मीटिंग कर लीजिए, हम थोड़ा आपको ब्रीफ कर दें अपना पर्सपेक्टिव। और कई बार ये घंटों चलने वाली मीटिंग होती थी, जिनमें सुबह से दोपहर तक 3 घंटे 4 घंटे बैठक होती थी, जिसमें वो समझाने की कोशिश करते थे कि आप जो खबरें चला रहे हैं ठीक नहीं है, तो हमारा पक्ष भी समझ लीजिए। और उसके बाद आमतौर पे होता था कि नहीं, पक्ष तो हमारा सही है, लेकिन हम जो बात आप कह रहे हैं ये भी खबर में नीचे डाल देंगे, जो आमतौर पर भी परंपरा थी कि आपके खिलाफ कोई खबर है तो आपका पक्ष लिया जाए। लेकिन जो आदमी आपकी तारीफ कर रहा हो उसको बैकग्राउंड ब्रीफिंग देने की क्या जरूरत है? जो आपके विरोध में बोल रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक वक्त पे पूरा मीडिया ऐसे बिछा हुआ है, और आप तो अंदर से जानते हैं कि एक सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि आज आपके प्रोग्राम का शीर्षक क्या होगा, आपके प्रोग्राम के वक्ता कौन होंगे,
सब कुछ तय है और उसी हिसाब से चलता है। फिर ऐसी बैकग्राउंड ब्रीफिंग। और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे मोदी जी के इशारे वाला पूछा, तो वो क्या नैरेटिव के मोर्चे पर कुछ कमजोरी दिख रही है, जिसे माहौल बंदी कहते हैं? नहीं, माहौल बंदी का काम तो अब विपक्ष को करना है। सत्ता पक्ष को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। और जो आप जो कह रहे हैं कि ये जो ब्रीफिंग हुई है, इससे तो पत्ते खोल दिए हैं सरकार ने। मुझे लगता है विपक्ष को तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और उनको टारगेट रखना चाहिए। गोदी मोदी मीडिया कुछ दिखाने वाला है नहीं, अखबार को छापने वाले अपने तरीके से हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को एक साथ बैठना चाहिए। एक पार्टी का नेता क्या बोलेगा, दूसरी पार्टी का नेता क्या बोलेगा, तीसरी पार्टी का नेता क्या बोलेगा, जैसे पॉइंटर्स होते हैं टेलीविजन चैनल में, और डिजिटल चैनल को अपना बनाना चाहिए टारगेट, कि डिजिटल चैनल हमारे टारगेट रहेंगे और इंटरनेशनल मीडिया हमारा टारगेट रहेगा, और दो विंडो कट सकें, ये व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल टेक्निकल हिसाब से आप तो समझ रहे होंगे, दो विंडो कटनी चाहिए कि ये इस विपक्ष के इस नेता ने ये कहा, सरकार ने ये जवाब दिया या नहीं दिया, और वो भी यही बोले, तथ्यों के आधारित रह के। बहुत ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं, पॉइंटेड सवाल, साहब इस सवाल का जवाब दीजिए, ये फैक्ट है, इसका खंडन कर दीजिए या मंडन कर दीजिए, जो भी है, ये जानकारी है, इसको आप झुठला दीजिए। तो ऐसे पिन पॉइंटेड सवाल होने चाहिए जिसका जवाब सरकार घिर जाए उसमें। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो सरकार भी इधर उधर जाएगी। अब विपक्ष को अच्छी तरह पता है कि सरकार क्या करने वाली है, ये डीब्रीफिंग के जरिए। विपक्ष को अच्छी तरह पता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल के सवाल उठाए जाने वाले हैं। राजस्थान में जोधपुर का रेप केस उठाया जाएगा, तो तैयारी होनी चाहिए कि साहब जोधपुर में रेप केस हुआ, 3 आरोपी पकड़े गए, वो एबीवीपी के थे, 4 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हो गई, 11वें दिन के अंदर कोर्ट में मामला चला गया। अब आप जवाब दीजिए, आपने क्या किया मणिपुर में क्या किया? फेक न्यूज वाले, फेक वीडियो वाला घूम रहा है, असली वीडियो वाला गिरफ्तार हो रहा है, और जो एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस सोई रही और वीडियो आने के बाद जागी, वो लोग मौज कर रहे हैं। अब आप जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है सब कुछ पॉइंटर्स पे होना चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंटेडली, और सारे नेता बैठकर तैयार करें, जैसे होमवर्क होता है ना, कि ये सवाल तू पूछेगा, ये सवाल तू पूछेगा, ये सवाल तू पूछेगा, ये सवाल तू पूछेगा, कोई रिपीटिशन नहीं। और जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, जिसके बाद अमेरिका में लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा, तो इसको भी, अविश्वास प्रस्ताव को भी मणिपुर के बहाने इसी रूप में, मुझे लगता है कम से कम, कि इतना होमवर्क करना चाहिए और उस रूप में अपनी बहस की तैयारी करनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।